तो दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग्स द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में, पालमपुर से हम लोग कंसर्न नहीं है। हम लोग कंसर्न है कि हमारे देश में अगर कोई गांव है, वहाँ पर कोई ज़मीन है जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, तो वहाँ पर लैंड हमारे देश में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का फेस क्या है हमारे देश में। हमारे देश में देखो क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में पर फार्मर, मैंने आपको क्या बताया था, पर फार्मर उसके हिस्से में जितनी ज़मीन आती है पर एकड़ या फिर पर हेक्टर्स ऑफ लैंड, ये कम है कि ज़्यादा है? ये कम है कि ज़्यादा है? बहुत कम है। ठीक है। हाँ, अब यहीं पे, हाँ, इसी के साथ मैं दूसरा एंगल लेकर आता हूँ। यहाँ पर डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, जल्दी बताओ। वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल है ही क्यों? बिकॉज ऑफ कास्ट फैक्टर। सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं हमें, क्या केस स्टडी प्रेजेंट करते हैं हमें कास्ट फैक्टर के टर्म्स में, कि जो हाई कास्ट है, हायर कास्ट के जो लोग हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, और जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो, उनके पास ज़मीन कम है। ठीक है। अब एक और बात, हमारे देश में एक अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन पर फार्मर को पर एकड़ या हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है इनके पास कम है श्रेया, लेकिन निर्वैर मिला तो सही। क्यों मयूर, मिला तो सही, ज़मीन है तो कम से कम जितनी मर्जी हो। हमें इसके पीछे क्रेडिट किसको देना चाहिए, जल्दी बताओ एनालिसिस। नहीं नहीं, बॉडी नहीं, मतलब वो क्या, हाँ, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। कह रहे गवर्नमेंट, कौन कह रहा गवर्नमेंट? मुझे देना चाहिए क्रेडिट, लैंड रिफॉर्म्स। ऐसे 2-4 लैंड रिफॉर्म्स के नाम लो जरा, और बताते भी जाओ। सबसे बड़ा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे श्रेय क्या सदमा चला आ रहा था छोटे और मजरे किसानों के लिए, जमींदारी सिस्टम। तो नंबर 1 लैंड रिफॉर्म्स को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं लैंड रिफॉर्म्स, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। जमींदारी मालवारी एंड जागीरदारी सिस्टम। उसके बाद, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। पहले अमीर किसानों के पास जमीन का ज्यादातर हिस्सा होता था, उनसे लेके सरकार ने क्या करा, वो जमीन को बहुत सारे फार्मर्स के बीच में बांट दिया, है ना। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग। इसी रीजन की वजह से ना, ये हमें नेगेटिव लगता जरूर है, लेकिन एटलीस्ट एक फायदा तो हुआ से, पर एकड़ या हेक्टर्स ऑफ लैंड एक फार्मर के पास कम है, लेकिन है तो सही। ये आई कैसे? फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग की वजह से। अब फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का भाई जो है इन टर्म्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, वो है लैंड सीलिंग, कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा पर्सन लैंड ओन नहीं कर सकता, उसी के तहत उसको ज़मीन को सरकार को सौंपना पड़ेगा, है ना, लैंड सीलिंग। ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंट लैंड रिफॉर्म्स हैं, और भी होते हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब फार रीचिंग, बहुत ज़्यादा वाइड था। ठीक है। और एक और होता है, इसको
इस वर्ड को आप रिप्लेस कर दो, फ्रेगमेंटेशन मत लिखो, कंसोलिडेशन लिख लो। नाम क्योंकि कंसोलिडेशन ही होता है, फ्रेगमेंटेशन वो तो देखो एक एनालिसिस है। इंडियन एग्रीकल्चर की मैं बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक एनालिसिस दे रखी है, इसलिए मैंने उसकी हेडिंग चेंज कर दी गलती से, सॉरी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफिस की बातें हुई है, वो उसका इम्पैक्ट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का, कि जिसके पास भी लैंड गया एटलीस्ट वहाँ पर लैंड जाकर उन छोटे और मझले किसानों के पास कंसोलिडेट तो हो पाया लैंड, लेकिन एक्चुअली फ्रेगमेंट हुआ है अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में, इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग फैमिलीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और बड़े बड़े ज़मींदारों का जो लैंड है वो छीन छीन के इनको दिया गया है, और वो सही भी था। इसके साथ लैंड रिफॉर्म्स तो नहीं है वो डायरेक्टली, लेकिन एक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इसका नाम ना कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कर दो, कि जिसके पास भी लैंड फ्रेगमेंट होकर टुकड़ों टुकड़ों में गया है, कंसोलिडेशन तो हुआ है ना लैंड होल्डिंग का। जैसे सरकार ने भरोसा देके किसी को लैंड होल्डिंग दे दी है, अब वापस नेक्स्ट सरकार उससे वापस थोड़ी ना ले लेगी, वो उसी के नाम पर है जमीन का पट्टा। याद है, ऐसा मान लो ना, ब्रह्मदेव याद है वो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में कॉपर प्लेट किसी के घर के आगे लगी हुई है, नेक्स्ट जनरेशन उसको वापस थोड़ी ना ले लेगी, रजिस्टर्ड है ना वो। ऐसे ही है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग मतलब शायद कंसोलिडेट हो गए, जिसको मिले उसके उसके उसी के परिवार के, उसी के हाथों में रहेंगे वो लैंड। लेकिन फिर भी इन लूप होल्स की वजह से, लैंड रिफॉर्म्स के लूप होल्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे फार्मर्स ने यहाँ पर कमियां देखी, लूप होल्स देखे इन लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, और जितना उनके पास लैंड था उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी उन्होंने करी है लैंड की, लैंड उनका बढ़ा है। हाँ, एक चीज़ जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना और आसान हो गया, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रिफॉर्म्स फॉर द लैंड, LAND, लैंड। अब ये मैं जो लैंड शब्द को इतना जो फोकस कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, एक चीज़ हुई थी हमारे संविधान में, बताओ, उसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो गया। डिबेट चली जो कि फाइनली वेंड अप होती है 1970s में। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट ना रहकर क्या बन जाना, ये अब FR नहीं है, ये अब क्या है, लीगल राइट है अंडर आर्टिकल, शाबाश। अब देखते हैं हम लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं वो आपको इतने काम नहीं आएंगे। वो एक पालमपुर की फिटिशियस कहानी बनाकर एक नंबर बता रहा है आपको, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं, हम जानते हैं कि हमें इससे क्या इनसाइट मिल सकती है। राइटर आपसे कह रहा है कि आपने अभी तक ये रियलाइज कर लिया होगा चैप्टर को पढ़ते हो कि लैंड जो है कितना ज़रूरी है फार्मिंग करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब अगर लिमिटेड लैंड भी है तो वहां पर क्या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है? हमने देखा हाँ, बढ़ाया जा सकता है। कैसे? एक, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को यूज करके, दूसरा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ HYV वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करके। मतलब अगर ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर डाले तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक हेल्पिंग हैंड दिया कि लिमिटेड लैंड पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन हो सके, लेकिन उसके भी अपने एक दुष्परिणाम है कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से ज़मीन अनउपजाऊ हो जाएगी, है ना, और वो पानी में घुल घुल कर जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर में। फिर फार्मर्स को नॉलेज होती नहीं है, जहाँ पर कम यूज़ करना होता है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वहाँ पर वो ज़्यादा डाल देते हैं, जहाँ पर ज़्यादा डालना होता है वहाँ पर कम डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फिर मॉडर्न इक्विपमेंट, फार्म मशीनरी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्यूबवेल्स जैसी टेक्निक सारे फार्मर्स के पास नहीं है, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ लिमिटेड रीजन को ही फ़ायदा दिया हमारे देश में, लाइक हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। और इसके अलावा सिर्फ 2 ही क्रॉप्स पर फोकस करा गया ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। कौन कौन से? व्हीट एंड राइस एंड व्हीट। ठीक है, इसलिए बात चल रही है किसकी? हाँ, बाकी क्रॉप्स की। ठीक है, शरीर को बोलूँगी कैसे सर, बाकी क्रॉप्स की बात चल रही है 2.0। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या है शानी?
व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0? हाँ, पता है ना ये वाली बात? सुगंधा सोच रही हो कि सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 और 3.0 कब होकर गया, है ना? ये तो कभी देखे ही नहीं, ब्रिटेन का बस पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट ये आते रहे ना, ये अलग अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है। हम कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में? अपनी रवि पी अग्रहरि की बुक में पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है? लेकिन अभी के लिए समझ जाओ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब कुछ है, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर दे हैव सफिशिएंट लैंड। पालमपुर के अंदर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज ये लैंडलेस है, ठीक है? उनके पास खुद का अपना लैंड नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स। यानी कि कास्ट एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि किसी के पास लैंड है भी कि नहीं है। जिनके पास लैंड नहीं है, बहुत सारे गांव में आपको ये भी पता लगा कि कास्ट अगर आपकी लोएस्ट कास्ट है, अगर आप दलित हो वहाँ पर इंडिया में किसी एक गांव में, किसी एक रीजन में, तो उस रीजन में हो सकता है कि ऑलमोस्ट 1/3 लोगों के पास खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन ना हो, ज़मीन ही ना हो। तो हम उनको क्या कहेंगे? दे विल बी ट्रीटेड एज, या दे विल बी लेबर्ड एज लैंडलेस लेबर्स। तो ठीक है, हाँ, या फिर टेनेंट्स। किसी और के उस पर काम करेंगे, हाँ, एग्रीकल्चर लेबर्स किसी और के उसमें काम करेंगे। फिर इनके पास एक और चीज़ होती है, देखो सिक्योरिटी और टेन्योर तो यहाँ पर किसी का भी नहीं होता, लेकिन इनकी हालत तो और ज़्यादा बद से बदतर होती है। याद है टर्म हमने यूज़ करी थी मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं, लैंड एविक्शन, कभी भी निकाल के फेंक देना। या फिर हम उसको क्या कहते हैं, फोर्स लेबर को बेगार, बेगार, है ना? कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई बात नहीं, हाथ संभाल के रखें कृपया सब लोग अपने, काट दिए जाएंगे वरना, ठीक है? तो ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 250 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। क्यों? ऑब्वियस ही बात है ना, ज़मीन कम है इसमें, देख रहे हो? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ज़मीन कम है तो कल्टीवेशन भी तो कमी होगी। अब इस ऐसे लैंड की कल्टीवेशन से एडिक्वेट इनकम फार्मर फैमिली को नहीं मिल पाती। तो ये कैसे रहते हैं? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत वाली जिंदगी बिताते हैं, ठीक है? उसके बाद राइटर आपसे कह रहे हैं, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। यहां पर देखो, ये लैंड देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये वाले, ये वाला, इधर वाला, लेकिन ये देखो एक ही ये साइज है, उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली ये लैंडलेस लेबर्स या फिर जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन रही होगी, लैंडलेस लेबर्स तो नहीं, चलो वो तो टेनेंट ही होते हैं, यहाँ पर तो ज़मीन है किसी न किसी की, जिनके पास बहुत कम प्लॉट साइज है, ये उनकी ज़मीन है, ठीक है? अगेन इनकी हालत किसकी वजह से ऐसी, कौन से फैक्टर की वजह से? कास्ट की वजह से। अब इनको दलितों की तरह तो ट्रीट नहीं करा जा रहा है कि जिनके पास ऐसा भी नहीं है कि देखो जो दलित है उसमें बिल्कुल ही लैंड नहीं होगा, लेकिन एक बहुत पहले से जो चीज़ चली आ रही है वहाँ पर कि दलित कभी इतनी इनकम इकट्ठी कर ही नहीं पाए अपने स्टेटस की वजह से, उनको कोई काम धंधा ऐसा मिला ही नहीं कि वो हल्का सा भी एक ये बोल सके कि इस लैंड का मालिकाना हक हमारे पास है। अगर इनसे थोड़ा सा एक अप्रेस कास्ट किसी की है तो उसके पास फिर भी ज़मीन है, लेकिन वो भी बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, ठीक है? तो दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. पालमपुर के अंदर there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. And few of the large farmers, they have land exceeding over 10 hectares or more. अब देखो, ये जो हेक्टर्स वाली बात आपको जो बता रहा है ना ये राइटर यहाँ पर,
हाँ ठीक है, सही है एकदम। जो हेक्टर्स वाली बात यहाँ पर राइटर आपको बता रहा है, इसको समझने की यहाँ से कोशिश करो। ये जो नंबर है, आप फैमिलीज को भूल जाओ। हमें हमारे देश में विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी फैमिलीज देखने को मिलती हैं। एक होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स, देन मार्जिनल फार्मर्स, उसके बाद लार्ज फार्मर्स या फिर बिग लैंडलॉर्ड्स। मुझे पैरामीटर दो ज़रा इनके सबके, मुझे सबके पैरामीटर बताना। एक मिनट रुकना। विद रिस्पेक्ट टू लैंड अवेलेबल फॉर खेती बाड़ी, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स के पास कितना लैंड है? कोई लैंड नहीं है इनके पास। स्मॉल फार्मर्स के पास कितना लैंड है? यहां देख लो, कितना है? ठीक है, लेस देन 2 हेक्टर्स। मार्जिनल फार्मर्स के पास कितना है? मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, लेकिन मोर देन 2 हेक्टर्स बट लेस देन 10 हेक्टर्स। टू टू 10। और जिनके पास मोर देन 10 है तो वो लार्ज फार्मर्स या बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन दिया था श्रेया यूपीएससी ने इस बारी प्रीलिम्स के अंदर 2023 में। वो भी एक केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन ही था वो, जिसके लिए कोई नॉलेज लेकर तो जा नहीं सकता कभी भी। उसको सिर्फ हम उसी से कर सकते थे कि ये पूछ किसके बारे में रहा है और अंदर कंटेंट क्या डाल दिया था उसने। आराम से हम आंसर की तरफ पहुंच गए थे। तो ये हो गया आपके कितने हेक्टर्स के बेसिस पर लैंड क्लासिफिकेशन होता है और आप उस हिसाब के फार्मर्स होते हैं हमारे देश में। एक जिसके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, एक जिसकी ज़मीन 0 से 2 हेक्टर्स तक है यानी कि 2 हेक्टर से कम है, फिर दूसरा 2 से 10 तक, 10 से कम है, फिर 10 हेक्टर्स के बियॉन्ड। यहां पर आप इस चीज़ को देख लो ज़रा, distribution of cultivated area and farmers, marginal and small cultivated area, marginal and small farmers क्या लिखा हुआ है? less than 2 hectares, medium and large farmers more than 2 hectares। ठीक है, अभी नंबर्स पर आता हूं मैं, उससे पहले एक चीज़ जान लो पहले। यहाँ पर एक मिनट, कुछ टेक्स्ट तो नहीं रह गया? नहीं, पहले कौन मार्जिनल स्मॉल को एक ही कैटेगरी में, स्मॉल एंड मार्जिनल को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है 2 हेक्टर्स वाला। हाँ होते उनसे प्रॉपर तरीके से, अगर बाइफर्केशन देखोगे लेवल जैसी मैं बढ़ाऊंगा
तब आपको पता लगेगा प्रॉपर तरीके से बाइफरकेशन जो सरकार इकोनॉमिक सर्वे जब निकालती है उसमें बहुत अलग तरीके से दे रखा होता है। जैसे इस बार भी जब याद है हमने लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे करा था जब आया था वो लास्ट टाइम, उसके अंदर एक टेबल गिवन था कि इतना इतना लैंड होता है। मैंने आपको बताया भी था कि इसको प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखना। अभी तो ये जनरली देखो 9th क्लास के हिसाब से बच्चों को ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हैं, ये बस 2 हेक्टर 10 हेक्टर एंड नो हेक्टर ऐसे वाली 3 कैटेगरीज इन्होंने बना रखी हैं। 2 10 0 नो, ये देखो नो लैंड, बस ये 3 कैटेगरी अभी के लिए इतना याद रखो। और ये ऐसा भी नहीं है कि बदलती नहीं है, ये बदल भी सकती है। जैसे कि आप उसको देख लो, ऑलमोस्ट हर साल या 5 साल के अंदर अंदर तो ये डेफिनेशन बदल ही जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। इनका भी करोड़ ऑफ कैपिटल के बेसिस पर होता है, इतने से इतने करोड़ का कैपिटल तो ये वाली इंडस्ट्री, उतने से उतने करोड़ का कैपिटल तो वो वाली इंडस्ट्री। फिर जैसे जैसे इन्फ्लेशन महंगाई भत्ते के हिसाब से या फिर देश हमारा कैसे एक लेवल पर है। अब जैसे इस बारी देखना, ये पॉसिबिलिटी है कि इस बारी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा एमएसएमई की डेफिनेशन बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। अब निफ्टी की ग्रोथ अगर 20,000 पॉइंट के ऊपर हो गई है तो वो पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता कि नहीं दिखाता चले हमारी इकोनॉमी के बारे में? क्योंकि निफ्टी इज इंडेक्स ऑफ हाउ मेनी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज? 50। तो देखो श्रेया, कौन कहता तुम ट्रेडर नहीं बन सकते? और बेस्ट पॉइंट क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का? जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो या फिर ऑल टाइम लो पर हो, दो सिचुएशन में से ऑल टाइम लो। आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना शाइनी? हाँ क्यों? अभी तो कर रहे थे आप पहले जब अर्पित बता रहा था आई थिंक। अच्छा 1960 में गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। ठीक है, यानी कि स्मॉल फार्मर की एक दिक्कत क्या है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की, उसके पास अगर जमीन है भी, क्या दिक्कत आएगी उसके पास? हम प्रॉब्लम जानते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की इस पैराग्राफ से। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जैसे कुणाल कल क्या बता रहा था, एमपी में ट्यूबवेल वगैरह को लगवाने का रेट कितना है एमपी यूपी में? लगभग 1 से 3 लाख है ना। अब जिसके पास लैंड ही समझ जाओ कि इतना ही है, 2 हेक्टर के आसपास है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, तो इरिगेशन फैसिलिटी कैसे लग सकती है उसके खेत पर? बाय टेकिंग लोन। नहीं, वो रेंट वाली बात तो वो वैसे ही बता रहा था, हर कोई जरूरी थोड़ी ना पानी रेंट पे देने को मान जाए। चलो दे भी रहा हो, लेकिन वो परमानेंट काम तो नहीं है ना। आपकी अगर उनसे बिगड़ गई तो पड़ोसियों से लड़ाई हो गई, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दी श्रेया आपके ऊपर कि आपने नीलगाय छोड़ी है इनके खेतों में, फिर कहाँ से लाओगे अपनी सफाई? तो विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। यहाँ पर एक चीज़ क्या पता लगती है शायनी, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं उसे, जब अपनी फैमिली मेंबर्स जरूरत नहीं होती लगा लेते हम खेतों पे उनको? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, यहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात बताओ, ये जो 3 औलादे हैं, है तो नालायक की वैसे कुछ भी नहीं कर सकती गोविंद की ये 3 औलादे, लेकिन अगर कहीं बाहर जा रही होती, खेती बाड़ी में इनकी जरूरत ना होती, ये अलग अलग व्यवसाय में इन्वॉल्व होते, काम धंधे में इन्वॉल्व होते, शहर जाते, तो मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आ रही होती ना फैमिली की। जैसे मान लो कि मयूर आप हो, ठीक है, घर में 5-6 लोग हैं, वो लोग कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, आप अलग अलग काम कर रहे हो, मंथ के एंड में सबकी इनकम अगर देखी जाए तो ग्रॉस फैमिली इनकम जो है वो तो काफ़ी एक अच्छी इमर्ज होकर आएगी ना, है ना। अब यहां पर क्या है, एक तो है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो। कैसे? ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ना समझ, है ना, इतना समझदार नहीं होता हिंदुस्तान का हर एक परिवार। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। क्यों? मैं आपको अक्सर एक लाइन बताता हूँ इकोनॉमिक्स में, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, नेशनल इनकम वगैरह वाले चैप्टर में मैंने आपको एक लाइन बताई थी जब मैं वो 19 कंसेप्ट डिस्कस करा रहा था। पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी।
गरीबी से ही गरीबी का बर्थ होता है। गरीब लोग ज़्यादा बच्चे ये सोचकर पैदा कर लेते हैं कि वो हेल्पिंग हैंड बनेंगे, लेकिन बात ये भी है ना, आप उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं करवा पाओगे जब तक, सबको शिक्षित नहीं करवा पाओगे, सबकी हेल्थ इंश्योर नहीं करवा पाओगे। बड़े होकर मान लो कोई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आपने सबको इक्वल दूध दही और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं सबको मतलब नहीं दे पाए उनकी हेल्थ इंश्योर करने के लिए जब उनके ग्रोइंग ईयर्स थे, तो आगे चलकर मतलब समझ जाओ, मतलब हेल्थ के ऊपर उनका खर्चा नहीं हो सका, पढ़ाई के ऊपर उनका खर्चा नहीं हो सका, तो वो ना अच्छे से शिक्षित हो पाएंगे, ना इकोनॉमी के लिए हेल्पिंग हैंड बन पाएंगे, ना अपना, और हमेशा बीमार रहेंगे। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ऐसी फैमिली का हमेशा रहेगा। ठीक है, अब ये अपने आप को कंफर्टेबल तरीके से तो नहीं मतलब अपनी लाइफ का गुजारा कर पाते हैं, बट फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो डेट द फैमिली पोजेस। यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी ये, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा एंगल, तीसरा आप क्या कह सकते हो, हर कोई गांव में एटलीस्ट अपना पेट भर के गुजारा कर ले, एक टाइम की, 2 टाइम की चाय पी ले, एक टाइम का दूध पी ले, तो उसके लिए गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, आप मुर्गियाँ रख लो, अंडे खा लो उससे बनाकर, ठीक है, अंडे ले लो उससे, और गाय भैंस रख लो, बकरियाँ रख लो, तो दूध हो जाएगा उससे, दही हो जाएगा, घी निकल जाएगा, मक्खन निकल जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ हिज लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। तो आप यहां पर क्या कहोगे, इस यहां पर ये टर्म आएगा, ठीक है, जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। आपको पता है, एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये वाला एंगल मैं आपको कहां पढ़वाऊंगा, ये मैं बताऊंगा आपको 10th क्लास में। ये आएगा एक चैप्टर, हमारा पहला या दूसरा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर ये वाली चीज़ है। आपको पता है हमारे देश में ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसका ऐसा नक्शा क्यों दिखता है, जैसे इसी को देख लो, लैंड है इतनी ज़्यादा, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो रखी है, छोटे छोटे हिस्से हो रखे हैं, या फिर कुल मिलाकर बात यह, पहले मेरे सवाल को समझो फिर जवाब देना। हमारे देश में जब मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ गया ये वाला चीज़, हाँ, पर एकड़ पर हेक्टर ऑफ लैंड पर फार्मर के पास बहुत कम अवेलेबल है, बहुत छोटा सा अवेलेबल है, बहुत इत्तू सा अवेलेबल है, ऐसा होता ही क्यों है? सरकार ने चलो ठीक है इसको बांटा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है, फिर भी ज़्यादा तो होना चाहिए। एक्चुअली जब सरकार ने बांटा था ना, तब ये थोड़ा सा बड़ा था। अब मैं आपको एक चीज़ क्लेम कर रहा हूँ कि जब सरकार ने बांटा था तब ये पर एकड़ पर हेक्टर के हिसाब से पर फार्मर के पास बहुत बड़ा होता था, अब ये कम हो गया है। इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? नहीं नहीं, हाँ मतलब वही इसी से बंटवारे से ही रिलेटेड चीज़ है। सक्सेशन राइट्स। जब आपको उसका आंसर लिखना हो ना, आप ये लिखा करो, नहीं नहीं ये लिखा करो जो मैं बता रहा हूँ, इनहेरिटेंस राइट्स। अब एक बाप की जितनी नालायक औलादें नंबर्स में जितनी ज़्यादा, उतने इनहेरिटेंस राइट्स बनेंगे उससे, है ना। अब ये वाला लैंड अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको, ये वाला लैंड अभी ये कितना अच्छा लग रहा है। मान लो कि इसी गोविंद की 6 औलादें हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस सक्सेशन राइट्स, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से लैंड का हमारे देश में फ्रेगमेंटेशन होते जा रहा है। श्रेया एक स्टेटमेंट आएगी और हो सकता है ब्लैंक हो जाओ फिल्म्स के अंदर। हमारे देश में, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, हमारे देश में फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का सिलसिला एक राइजिंग ट्रेंड पर है और वो हमेशा बढ़ता ही चलेगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा
जब फार्मर्स के पास ही विल बी लेफ्ट विद वेरी मीगर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड विच विल नॉट एट ऑल बी इनफ फॉर कल्टिवेशन. बताओ, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल. अब जैसे एक बात बताओ, शाइनी, अभी देखो, मान लो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है. अभी तो हम बड़े खुश हो रहे हैं शाइनी कि आपका घर हम दोनों के बीच में बटेगा, है ना. बहुत खुश हो रहे हैं अभी तो हम. अब मान लो कि आगे चलकर आपकी शादी हुई किसी से और आपके बच्चे हो रहे हैं. अब ये जो लैंड जो आपके पास है, अब होगा इसका बंटवारा. दो बच्चे हुए तो इस तरह में. अब उनकी जनरेशन में जब आप दादी बन जाओगे, उनके भी दो दो बच्चे हैं, तो अब ये लैंड होगा कुछ ऐसा. फर्दर नेक्स्ट जनरेशन, उनकी भी दो दो बच्चे हैं, ये ऐसा. फिर उनके भी दो दो बच्चे हैं. सेम प्रॉपर्टी का देख रहे हो मैं कितनी बार बंटवारा होकर, जो शाइनी इकलौते इतने की मालकिन थी अपने टाइम पर, ये पूरा का पूरा, बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे ऐसे डॉट मिलेंगी सबको ये इस लैंड से. और ये जनरल सी बात है, बताओ इसमें, मतलब अगर आप इसको हंसी मजाक के टर्म्स में ना भी लो, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बताओ, और इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस राइट्स. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो देखो सोशियोलॉजी के टर्म्स में एक ही हो सकता है. रिवर्ट बैक टू, मूव फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम टू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक राइजिंग ट्रेंड पर है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है? और कौन सा राइजिंग ट्रेंड पर अगर ये डिक्लाइनिंग है तो? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. ऐसा क्यों श्रेया? हाँ, अभी दादी हैं आपकी? नाना नानी? अच्छा. आप में से है किसी के दादा दादी, नाना नानी सब, या दादा दादी हो दोनों साथ में रहते हो किसी के? तुम सब न्यूक्लियर फैमिली वाले हो? नाना नानी रहते हो, दादा कोई एक जन रहता हो भाई घर में, एक जन तो रहता होगा कोई. नहीं रहता क्या? उधर वृद्धाश्रम छोड़ आए थे? मान लो के साथ में रहते हो, ठीक है, सब वृद्धाश्रम छोड़ा है सब. हाँ, तो पता है क्या इसका रीज़न क्या, कि आप लोग उनको वृद्धाश्रम क्यों छोड़ाए हो? उसका रीज़न ये है कि ये जो सिस्टम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में सोशोलॉजिस्ट ये बताते हैं, ट्रेंड बताते हैं, लोग ना अब ज़्यादा ना वेस्टर्नाइज कल्चर के चलते ना, लिबर्टी लिबर्टी, हमें इंडिविजुअल फ्रीडम वो चाहिए. अब बूढ़े बुजुर्ग अपने ज़माने के हिसाब से आपको अनुभवी बातें बताते हैं. अब वो इस जनरेशन को रास आती नहीं है. जैसे मान लो किसी शॉर्ट टेम्पर पर्सन को कोई बूढ़ा बुजुर्ग समझाने बैठ गया कि ऐसा मत करा करो, वैसा करा करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, या तो अच्छी नहीं है ना. अब वही सोचेगा यार, जब भी कमरे में आके कुछ करने बैठो, कुछ बात करने बैठो किसी से, अपना पढ़ने बैठो, तो दादी आ जाएंगी डिस्टर्ब करने, दादाजी आ जाएंगे डिस्टर्ब करने. इनको कुछ ना कुछ बोलना होता है, इनको ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कहना होता है. ये चीज़ ना, लोग इससे पकने लगे थे अभी कुछ सालों में. अब क्यों पकने लगे थे? बिकॉज उनको बनना है अमेरिकन. हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको अमेरिकन बनना है. ये सोशोलॉजिस्ट कहते हैं ये, ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा, एक फ्लेवर लगा के ज़रूर बता रहा हूँ मैं इन बातों को. लेकिन ये सारी की सारी केस स्टडी सोशोलॉजिस्ट की है. और मयूर, ये तो पढ़वा चुका हूँ मैं 12th क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ में. एक ट्रेंड ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाला. तो अब ये ट्रेंड मतलब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ क्यों आ गया है? बिकॉज लोगों के मन में अब ये चीज़ है कि हमें एक लिबर्टी चाहिए, वो चाहिए. हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर बंदिशें मत बनाओ, हमारे ऊपर घुटन पैदा मत करो. ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ लोगों में होने लगी है. आप लोगों ने मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की, बागबान, है ना? वो जाता ना रहने, दोनों दादा दादी होते हैं ये, हेमा मालिनी और ये, तो वो कैसे बिहेव करते हैं,
वो दुखी होकर बेचारे भगी लेते हैं घर से, है ना। पर आप क्या सोचते हो वैसे, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम अच्छा है जॉइंट फैमिली सिस्टम? श्रेया क्या अच्छा है? अभी तो पता है मयूर, बागबान जैसी जिंदगी हो जाएगी, दूर रहो सबसे। है। विलेज एरियाज में अक्सर ये भी होता है कि देखो लोग ना अपने खेती बाड़ी को, लैंड को ना एक बहुत प्रेस्टीज की चीज समझते हैं। ये चीज फैक्ट है। मैंने आपको सोशोलॉजिस्ट का एक एंगल बताया था, याद है? जर, जमीन और जोरू, है ना। किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लोगों के जीवन के अंदर ये तीन चीजें अगर उसकी छिन जाएं तो वो जीते जी मर जाता है। जर, उसकी गाय भैंस भेड़ बकरियां, जैसा कि आप देखते भी हो, देखो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोर्स ऑफ वेल्थ होता है शुरू से। एक गांव का बुजुर्ग डिप्रेशन में आ सकता है, आत्महत्या आत्महत्या करने जैसी उसकी हालात हो सकते हैं। आज भी मयूर गांव में चोरी पता है किस चीज की होती है? किसी ने किसी की भैंस चुरा ली, किसी ने किसी की गाय चुरा ली। ये चोरियां होती हैं आज भी गांव में। जर, गाय भैंस भेड़ बकरियां। जमीन, लैंड, क्लेम कर दिया किसी ने, कोर्ट में केस चल रहा है, बंदा जीते जी मर जाएगा। और जोरू, किसी की बीवी ले ली। अब बीवी वाला एंगल थोड़ा सा शांत हो गया है बिकॉज ऑफ जब से क्या चीज लेजिटिमेट हुई है, एडल्ट्री। अब कोई भी किसी की बीवी को भगा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो बीवी भी रेडी हो किसी की भागने के लिए। उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर मंजूरी दे दी है, ठीक है। अभी एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। याद है हम पढ़ रहे थे एंशियंट एंशियंट इंडिया में, वो मौर्यन एम्पायर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे, और उसमें भी हमने पढ़ा था अभी पोस्ट मौर्यन एम्पायर में कि एडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस था। पूरी पूरी की पूरी एक रूल बुक बनाई गई थी उसके ऊपर, याद है? अब नहीं है लेकिन ऐसा। ये क्या है? ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टर्स इन साइज। मैंने बोला ना फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम द लैंड। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी के अंदर इन्वॉल्व होते हुए भी ये एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो पर्याप्त मात्रा में जीवन का गुजारा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या फिर परिवार को चलवा सके। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हुई किस फिनोमेना की वजह से है? बिकॉज ऑफ, हाँ, सक्सेशन डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस राइट्स, सक्सेशन राइट्स, इनकी वजह से। अब वर्क ऑन द फील्ड, यहाँ पर कुछ आपको इमेजेस दिखाई जा रही है। वीट क्रॉप, प्लोइंग बाय बुलक्स, सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड्स, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड, एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ये सारी की सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। लास्ट स्टेज क्या होती है? पहली स्टेज क्या होती है? सोइंग ऑफ सीड्स। कैसी स्टेज होती है? हाँ, मतलब उससे भी पहले चलो ठीक है, आप ये मान लो कि लैंड की टेलिंग होती है, ठीक है, और प्लोइंग वगैरह होती है। लास्ट क्या होती है स्टेज? हार्वेस्टिंग, ठीक है, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। कल्टीवेटेड एरिया की अगर हम लोग बात करें तो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, दोज फार्मर्स हु हैव लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दोज हु आर हैविंग मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड, ठीक है। सोर्स इसका क्या है? पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 एंड स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर। एग्रीकल्चर सेंसस, देखो एग्रीकल्चर सेंसस जब भी निकलता है वो आपके लिए उस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कि इस साल अगर कोई एग्रीकल्चर सेंसस निकला तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आज एक चीज़ याद दिलाते ना बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट स्कीम्स हाथ से याद करना शुरू करनी है हमें, ठीक है। डेली हम 3-3, 4-4 स्कीम्स करेंगे। उसको ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में पता चला 21 स्कीम पकड़ ली हमने।
वो तो फिर फालतू को टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। रोज़ बेबी स्टेप्स लेकर चलेंगे उसके अंदर, और अपने आप को एग्जाम टाइम तक ऐसा सक्षम बना लेंगे। कोई सी भी स्कीम आन दो, और स्कीम आपने देख लिया होगा मेंस के पेपर में शायद कितनी हैंडी रही है। जीएस पेपर 2 3 उसके बिना कवर हो ही नहीं सकते। हर जगह एक रिक्वायरमेंट है कि स्कीम्स को पुट करनी है इंट्रोडक्शन में या फिर बॉडी में। तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कहाँ से आएगी? आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। अब कैपिटल क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था? नहीं, ह्यूमन कैपिटल तो एंटरप्रेन्योर होता है। वैसे कैपिटल क्या होता है? या तो मशीन्स या तो पैसा या टूल्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिक्स एसेट क्या होता है और वेरिएबल एसेट्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। या फिक्स इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एग्जांपल देना कोई भी 2 4 का। मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स और लैंड, ठीक है। बिल्डिंग, वही एक ही चीज़ होता है, ठीक है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर जो हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज दे कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। अब ये किस लिए करते हैं? स्मॉल फार्मर्स के पास इतना इतना कल्टीवेशन हो जाएगा क्या, इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी क्या कि वो सरप्लस प्रोड्यूस कर सके और उसको बाजार में बेच सके? बहुत रेयर ऐसा होगा। ये किस लिए करेंगे? सेल्फ सस्टेनेंस के लिए, सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, क्योंकि उनके क्या है? फार्म साइज, लैंड साइज बड़े। कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पर कोई भी बॉक्स वगैरह? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को एक बार ही देख लो, कैसे मैंने आपको ये नहीं दिखाया था। HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन मेथड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक कैनाल्स, पम्प सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स। ये पम्प सेट्स कुछ नहीं होता, जैसे हम भी तो ग्राउंड वाटर को शहरों में एक्सट्रैक्ट करते हैं मयूर। ये नहीं लगा रहता शहरों में श्रेय, ये जिसको हम लोग समर सीवर की मोटर कहते हैं। नॉर्मल मोटर तो अपने टाइम पर आती है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 24 घंटे का जो पानी होता है कहते हैं ना समर सीवर, है ना, ये चीज़ है वो। फिर आपका फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह, ये डीजल डीजल नहीं है, ठीक है। जो फार्म लेबरर्स हैं दे कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। इसलिए तो वो मतलब वो खाली बैठे हुए हैं ना, तभी तो वो काम करने के लिए मांग गए मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लैंड पर, है ना। तो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स जो हैं दे डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। इनको क्या मिलता है? दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। जो मयूर क्या होता है? दिहाड़ी, है ना। अब वो एक प्रॉपर मतलब डेली डेली के बेसिस पर जो मिले वो दिहाड़ी है, या फिर वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, या पूरे का पूरा एक हार्वेस्टिंग साइकिल के बाद मिल सकती है इनको, ठीक है, जैसा भी डीलिंग हुई हो। तो वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। या तो ये पैसे ले जाए, या तो जो भी हार्वेस्टिंग होगी, मान लो कि 1000 बोरी कोई भी क्रॉप की अगर हुई है, हार्वेस्ट करने के बाद उनकी 1000 बोरी बनी है, तो 1 2 बोरी इनको दे दी, जैसे भी डीलिंग हो रखी है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, एंड फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। अब जैसे आप काइंड को देखो, मतलब सैलरी मिल रही है, कैश को छोड़ो, काइंड को देखो। अब कह रहे हैं ना वेजेस वेरी, अब वेजेस तो कैश या काइंड दोनों में मिल सकती है। क्रॉप टू क्रॉप ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक जो फार्म लेबर होगा वो कब होगा? जब उसको सैलरी मान लो कि मिले इन टर्म्स ऑफ ज्वार या फिर तिल। बताओ। तिल, क्योंकि वो महंगा है ना। मस्टर्ड ऑयल या फिर बाजरा। मस्टर्ड ऑयल।
महंगा है ना। बाजार में लेने जाएगा तो फिर जितने पैसे उसने कमाए वो सारे के सारे खर्च होंगे, है ना। फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल में डाल के बनाना पड़ेगा खाना, मिट्टी के तेल में। हाँ, पर वो पता है, आज आजकल के लोगों को बहुत रियलाइजमेंट हो गई है इसकी। आप शहर में कभी भी जानकर देखो लोगों की डाइट। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना, और जितनी नौटंकी करने वाली जितनी लड़कियां हैं दोस्त मेरी, तो वो सब यही जो मील डाइट बोलेंगी ना, सीख मतलब कहाँ कहाँ से पता नहीं वो मंगवाती रहती है ये सब कुछ। तो उसमें वो ज्वार, बीट, बाजरा, और मतलब काइंड ऑफ वो रॉ क्रॉप्स नहीं होते जो बॉयल्ड क्रॉप्स होते हैं, तो उनका वो डेली एक सैलड बना बना कर खाती रहती हैं। तो ये लोगों में अब काफ़ी ज़्यादा वो चल गया। अब जैसे सर्दियाँ जैसे आती हैं, तो मेरी मम्मी भी प्रेफर करती हैं कि रोज़ अलग अलग तरह की रोटी बनाई जाए, क्योंकि सर्दी में हमारी बॉडी जैसे ऐसी होती है कि खाना बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर ऐसा भी नहीं कोई खाना आपको गर्म करेगा या मतलब वैसा करेगा। गर्मियों में तो बहुत ऐसा रहता है ना कि ज़्यादा गर्म खाना खाओ तो कहते हैं कि आपकी नाक फूटने लग जाती है, आपकी नाक से खून आने लग जाएगा, आपको मतलब बीपी बढ़ सकता है आपका, बहुत सारी दिक्कतें होती है ना गर्मी में। आप जैसे गुड़ वगैरह नहीं खा सकते, गुड़ क्योंकि गर्म होता है तो वो आप मतलब नहीं कंज्यूम करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तिल नहीं खा सकते आप गर्मियों में, तिल के लड्डू नहीं खा सकते सर्दियों में, लेकिन आप बहुत कुछ कंज्यूम कर सकते हो। तो आपने जैसे सुना भी होगा कई लोग ना सर्दियों में सतनाजा की रोटी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं उसके, जैसे किसी दिन मतलब बाजरे की रोटी, किसी दिन मक्के की रोटी, है ना। और चने वाली रोटी और ये गेहूं वाली रोटी तो हर किसी का बनती है डेली पूरे साल। तो ये अलग अलग जो आपके क्रॉप्स होते हैं इनको अगर आप खाओ, और कहते हैं ना कि सर्दियों का खाया हुआ ही मतलब गर्मियों में लगता है शरीर के ऊपर। तो बात ये होती है कि उस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल न्यूट्रिशन एक हो जाते हैं। आपकी बॉडी उस टाइम पर विंटर सीजन में रेडी हो जाती है जस्ट टू मेक फुल प्रोग्रेस इन द समर सीजन, कमिंग समर सीजन। तो ये चीज़ होती है। मतलब सस्ता भी होता है, एक तो बात ये भी है इसमें, है ना, उनसे ज़्यादा सस्ता है। तो पहले ये माना जाता था कि ये अच्छा अनाज नहीं होता, ये सिर्फ छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खाने के लिए बन रखा होता है। जैसे मैं आपको एक बात बता भी रहा था, बहुत साल पहले अगर आप अपनी दादी नानी वगैरह के ज़माने से लोगों से बात करोगे ना, वीट ना, जो हम लोग आज के टाइम में गेहूं की रोटी खा लेते, गेहूं हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। उस टाइम पर एक अनाज आता था कोदो, मैंने आपको दिखाया भी था ज्योग्राफी के लेक्चर्स में या कहीं मैं डिस्कस करा रहा था PMFIS में। मैं आपको बता भी रहा था, कोदो कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कोदो क्रॉप। हाँ, कोदो, ये खाते थे लोग। वीट तो बहुत महंगा था, इसकी इसकी रोटियां बनती थी लोगों के घरों में। अब ये ऐसा माना जाता था जब परिवार इसको खा रहा होता था उस टाइम पर, तो बहुत शौक मनाया जाता था कि हमारे पास तो इतनी इनकम ही नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और आज आप ये देखो, इसके जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं या जो भी पैकेट इसके मिलते हैं, अब लोग इन्हीं सब के, कोदो के, बाजरा के, ज्वार के दीवाने हैं लोग। तो वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, एंड फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से मिलेगा। जैसे ज़्यादातर जान कहाँ निकलेगी फार्म लेबरर्स की, सीड्स को बो करने में या फिर सो करने में या फिर हार्वेस्टिंग करने में। पैसे किसके ज़्यादा होंगे, हार्वेस्टिंग के। अब पता है क्या होता है, ये मैं आपको रियल में बात बता सकता हूँ। गांव में मैंने आपको बताया भी था आई थिंक एक बार किसी एक लेक्चर में, गांव में लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो आर्मी वगैरह में भी जो काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कोई गांव के परिवार के जो लोग हैं वो आर्मी वगैरह में चले गए, या फिर वो शहरों में नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो चाहे रिक्शा चला रहे हैं, चाहे वो आर्मी में है, चाहे कुछ भी हैं, वो ना जिस टाइम पर फसल की कटाई होती है ना, वो चले आते हैं वापस छुट्टी लेकर। पता है क्यों? लेबर इस टाइम पर बहुत महंगी हो चुकी होती है गांव में, हार्वेस्टिंग के टाइम पर। तो लेबर तो चाहिए पड़ेगी अगर बहुत बड़ा आपका लैंड है, लेकिन उनको लगता है कि जितने हाथ लग जाएं तो लग ही जाएं, अपने घर परिवार के लोग जितने काम आ जाए तो आ जाएं। तो इस टाइम पर आप देखोगे, जिस टाइम पर हार्वेस्टिंग होती है ना, आप किसी भी गांव जाकर देख लेना, एक घर परिवार के बड़े सारे रिश्तेदार इधर उधर के एरिया से सारे आ रखे होते हैं। और कभी कभार ऐसे भी होते हैं, मान लो कि आपके आपके ताऊ जी के, चाचा के इधर उधर बहुत सारे लैंड है ना,
तो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, हम सारे भाई बहन वगैरह, कज़न भाई बहन वगैरह मिलाकर और सारे घर परिवार के लोग 5-6 दिन तक यहाँ पर हार्वेस्टिंग करवाते हैं, फिर हम तुम्हारे लैंड में करवा देंगे, फिर हम तुम्हारे लैंड में करवा देंगे, ताकि फार्म लेबर को हमें हायर ना करना पड़े, उनको दिहाड़ी ना देनी पड़े। इस टाइम पर बहुत महंगी होती है हार्वेस्टिंग के टाइम पर, सोइंग के टाइम पर चलता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर एक बात बताऊँ, जो खेती बाड़ी के धंधे में इन्वॉल्व है, अब भले ही कितने भी आप क्रॉप्स उगा लो, यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग कर लो, 3 क्रॉपिंग साइकिल यहाँ पर आ रही है, समर, रेनी, विंटर, सब कुछ है मान लो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सदाबहार काम है क्या? एक बार अगर सोइंग हो गई तो आपको हार्वेस्टिंग तक का काम रुकना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा ना। तो यहां पर फिर आपको क्या ढूंढना पड़ता है? एक नई समस्या, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, तो क्या मिलेगी मयूर उसको? दिहाड़ी। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, और फॉर द होल ईयर। होल ईयर में भी लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रोज कोई बैठकर खिला रहा है उसको। मतलब देख रहे हो, या तो कोई डेली बेसिस पर बुलाएगा, लेकिन डेली बेसिस पर 365 दिन नहीं बुलाएगा, या हार्वेस्टिंग के टाइम पर बुलाएगा, या स्विंग के टाइम पर बुलाएगा, या फिर पूरे साल के लिए अगर रखा भी हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इसको निकाला नहीं जा सकता। कोई फिक्स नहीं रहेगा इसके काम का, नहीं। तो यहां पर एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन दला एंड रामकली। इसको देखते हैं, ये काम की होती है 9th 10th की बुक्स में हमारी, इसमें इकोनॉमिक्स में। दला कह रहा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। यानी कि यहां से आपको क्या दिख रहा है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद रामकली है ना, हाँ, रामकली क्या कह रही है? घनश्याम, द लार्ज फार्मर हैज जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। यानी कि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में अगर टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन अगर हो, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा किसकी वजह से होता है? रिच फार्मर्स की वजह से, दोज हु कैन अफोर्ड सच मशीनरी। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो एक और समस्या, यहां पर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो है नहीं, नो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और अगर वो है भी तो पीपल आर नॉट फिट फॉर अदर अदर वर्क्स। अब गांव में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है मान लो, तो ये ट्रक चलाएगी ये रामकली? बताओ, भेजेगा चाइनीज का हस्बैंड इसको ट्रक चलाने के लिए कि जाओ तुम सामान की लोडिंग एंड लोडिंग करा करो शहर से लेकर गांव तक? नहीं भेजेगा, मयूर मयूर श्योर है। नहीं भेजेगा सर। वही तो यार, खुद की बीवी वजह से नहीं भेजेगा सर। मैं होता मैं तो नहीं भेजता है।
तो वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग। तो इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? हाँ, तो इसमें ये अनवांटेड प्लांट है, ये वो आपका रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड। तो यहां पर क्या है, यहां पर बात चल रही है क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि मेहनत पूरी की पूरी बेकार ना हो। तो यहां पर ये वीडिसाइड किसका एग्जांपल हुआ? क्या शाइनी में इसको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक कह सकता हूं? अगर पहले का ज़माना होता ये एंशियंट मेडिवल का, तो मयूर यहाँ पर क्या होता, अगर फसल में कीड़े लग गए होते, तो कीटनाशक, वीडिसाइड एक कीटनाशक होती है, हिंदी में इसको कीटनाशक बोलते हैं, कीड़े मारने की दवा, ठीक है। तो ये तो डलती नहीं थी। तो श्रेया क्या होता था पहले के ज़माने में? नहीं नहीं, नहीं नहीं, उस कीड़े थोड़ी हट जाएंगे उससे। हवन, हवन होता था, हवन। रिचुअल प्रैक्टिसेस है ना। बारिश करवाने के लिए हवन हो रहा है, तो कीड़े हटाने के लिए हवन नहीं हो सकता? हाँ हाँ, वही तो। उसके बाद आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000. I had taken ₹1000 last summer when no work was available in the field. How will how will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. समस्या क्या है यहाँ पर और फार्मर्स की? लोन्स, डेट्स, अल्टीमेटली डेट ट्रैप। क्योंकि मनी लेंडर्स क्या कर रहे हैं, लोकल मनी लेंडर्स लोन तो दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज करते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। रामकली क्या करिए? दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। क्या हुआ ये? एक ऑल्टरनेटिव सोर्स, जब फार्मिंग का वर्क अवेलेबल नहीं है तो। एंड माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर ड्यू टू पास डेट, द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। अब इसने पुराना लोन दिया नहीं, नए लोन को मतलब लेने जा रही है, ठीक है। तो उसको मनी लेंडर क्या बोलते हैं? भाग यहां से। आपने वो देखिए ना श्रेया फर्जी, वो कहता ना उसका बाप बेटा, कह रहा है तेरे नाना का लोन जिसको तो चुका नहीं पा रहा है, उसको पूरा करने के लिए तो नया लोन चाहिए। कह रहा यही सुना ना मैंने कि कोई कुछ और है। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, रिकॉर्डर पे बोलता हूँ ताकि सब लोग समझ जाएं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये ना एक क्रिप्टो माइनिंग मशीन होती है, ठीक है। जस्ट लाइक आपका इतना मान लो कि जितना आपके घर में इन्वर्टर है, कोई जनरेटर लगा हुआ है, कोई भी सॉकेट, मतलब सॉकेट के अंदर लगने वाली कोई ऐसे कोई मशीन टाइप लगी हुई, कूलर टाइप, ऐसा ऐसा है ये, ठीक है। आपका एसी टाइप मान लो, कुछ भी मान लो इसको। इससे क्या होता है, आपके जो जितने भी आपके क्रिप्टोज होते हैं ना, वो बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। क्रिप्टोज मैंने आपको बताया था सारे के सारे लिमिटेड है। जैसे मैं शायद आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, जब मैं करवा रहा था, मैं आपको बोल रहा था बीटीसी एक लिमिटेड है, वो बिजली से बनता है। और जैसे जैसे बिजली आप जलाते जाओगे तो वो बर्न होते होते आपके पास आता चलता है। आपके घर में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रेट अगर सही आ रहा है पर यूनिट, तो आप ऐसी मशीन को इंस्टॉल करो और ये आपको क्रिप्टो बना कर देगी। अभी इसके अलग अलग रेट है मशीन के, 70,000 की है, 90,000 की है, और 20 लाख तक की रेंज आती है। तो मयूर जो मैं आपको बता रहा था, मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है और दिल्ली के पास रहता है वो, उसने ली है अभी कोई मशीन ये वाली 20 लाख की, L7 समथिंग कुछ नाम है उसका। तो वो मयूर डेली के 1,35,000 बनाती है। इतने नहीं नहीं, इतने इतने बर्न कर देता है मतलब वो मशीन। लेकिन हाँ मतलब ये कि 1,35,000 में से उसको जो मिलते हैं वो बचते कम से कम लाइक 65,000 या 60,000 के आसपास। ये बाकी सारा क्योंकि बिजली में चला जाता है किराए में।
हाँ, और इसलिए तो मैं ये जो आपको दिखा रहा था ना रशिया के अंदर, जब मैं वो करवा रहा था कि लोगों ने क्रिप्टो फार्म्स लगा रखे हैं पूरे के ये अपने खेतों खेतों वगैरह में, तो लोग ये यहाँ पर पूरे के पूरे खेतों पे इसको इंस्टॉल करने लगे अपने यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आपने सारी प्रॉब्लम्स देखी। तो दला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर्स जो कि डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। मिनिमम वेजेस फार्म लेबरर्स की जो गवर्नमेंट ने सेट करी है वो है 300 रुपये पर डे दिहाड़ी, ठीक है, मार्च 2017 में। बट दला को 160 रुपये मिलते हैं। मयूर, अब आप रियल प्रॉब्लम इन सबको समझाओ। सरकारी कामों में जो चीज़ लेके जाती है उतने रियल में पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, इन सबको समझाओ। हम लोगों को बताओ इजी वर्ड्स में। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये सारा, तो कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा जाता है, हम सबको बताओ कि जो लिखा जाता है, जैसे मान लो कि पार्लियामेंट में कहीं कोई काम करना है, छोटा सा माली वाली का काम करना है, जैसे आप एक दो लोगों को लगवा भी रहे थे ना माली वाली के काम के लिए, कि पार्लियामेंट के अंदर जो अभी पूरी नई बिल्डिंग बन रही है तो माली का काम या रेलिंग बनाने का काम ये कर लो। तो वहाँ पर जितने पैसे बोले जा रहे थे, लिखे जा रहे थे पर्ची पर, उतने नहीं मिलेंगे उनको, उनसे कम मिलेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं वो पैसे, बताओ हम सबको। हाँ, बीच में कौन है? हाँ, बस बस एक पहले तो यही रुकते हैं, बीच में कौन है? बीच में है एक दलाल, कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, अब आगे। अच्छा, सैलरी पूरी अकाउंट में डाल देंगे लेकिन आपको कुछ वापस करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स। आपसे उस दिन मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी ना इस रिगार्डिंग, तब मुझे याद ध्यान आया था जब मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था। मैं कहा मयूर को पूछूंगा ये वाली चीज़ में। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लेबर राइट्स। तभी तो शाइनी ईपीएफओ में सिलेबस में मेंशन नहीं है ये, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। तभी तो बहुत वास्ट टॉपिक है कि लेबर्स को मतलब उनके अधिकार ये सब पता होना चाहिए। पटाखों की फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है, महिलाओं को काम नहीं करवाना है, बच्चों को काम नहीं करने दे रहा है चूड़ी चूड़ी वाली फैक्ट्री में, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में। क्योंकि बैंगल मेकिंग के अंदर भी एक खतरनाक ये चीज़ होती है कि बैंगल्स को जो मोल्ड करा जाता है ना, जो उनको शेप दी जाती है, वो किसी सॉफ्ट हाथों से दी जाती है। अब सॉफ्ट हाथ किसके हो सकते हैं? छोटे बच्चों के, है ना। हाँ, या फिर हाँ, मैंने इंग्लिश में आपको बताया था वही, द लॉस्ट स्प्रिंग, साहिब आलम और मुकेश वाला चैप्टर। हाँ, सीमापुरी। मुकेश होता है उससे, फिरोजपुर से, फिरोजाबाद से। हाँ, मंडी मयूर, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मयूर बता रहा है आजकल ये फ्रॉड होने लगा है कि पूरी सैलरी अकाउंट में जैसे डाल देंगे लेकिन बाकी उनको फिर वापस देने पड़ते हैं। अगर नहीं दिया वापस तो मयूर कॉन्ट्रैक्टर निकाल देगा, और अगेन बात घुमा फिरा के यही आ जाएगी कि लोग राइट्स के बारे में अवेयर नहीं तो कुछ कर नहीं सकेंगे, है ना, रोने लग जाएंगे, मालिक काम पे रख लो, सॉरी गलती हो गई, गुनाह हो गया है। हाँ, फिर और अच्छा, डेबिट कार्ड वगैरह वो खुद रखते हैं, अच्छा। अच्छा, ये चीज़ है। तो दला गेट्स ओनली 160, क्यों मिलती है इसको सिर्फ 160, मतलब काइंड ऑफ 50%? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टर, लैक ऑफ अवेयरनेस और लेबर राइट्स। और उनके अगर पैसे पास पैसे पहुंच भी जाते हैं तो ऑनलाइन अगर सरकार डलवा रही है तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये कहता है। अब देखो, लेबर्स की एक बात होती है, आप उनको ऑनलाइन जितने भी चीज़ें सिखाओ ना, उनको ये लगता है कि बैंक का काम फ्रॉड है। लेबर्स को क्या, हम लोगों के घर में देख लो, अगर मैं घर पे अगर ये बोल दूँ, मैं बोल दूँ अपने घर पे यार कि किसी से 10 लाख रुपए आने हैं, तो घर वाले एक तो मजाक उड़ाने लग जाएंगे पहले मेरा, फिर मुझसे कहेंगे सर बताओ तुमने किसी को अकाउंट नंबर तो नहीं दे रखा है, कोई फ्रॉड तो नहीं करवा दिया, तुमने पैसे तो नहीं वो करवा दिए। मतलब ऑनलाइन तुमने नाम लिया नहीं, और घर वालों के दिमाग में आता है फ्रॉड, पैसा डूबा, पैसा गया, है ना। ऑनलाइन कामों पे आज भी
पढ़ी लिखी जनसंख्या भी हमारे देश की यकीन नहीं करती इतना ज़्यादा। कैश दे दो भाई तुम उन्हें, भर भर के बोरियां ले जाओ, वो रास्ते पे चाहे गन पॉइंट रखकर कोई भले तुमसे चोरी कर ले, वो चलेगा। ऑनलाइन नहीं करवाना है ट्रांसफर जी। और लेबर्स को फिर ऑब्वियसली बात है, जब मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग यकीन नहीं करते तो लेबर्स कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो देर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, ठीक है। Dalla complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. दोनों अपना दुख बांट रहे हैं मिलकर। Both Dalla and Ramkali are among the poorest people in the village. अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ये जो फार्म लेबरर्स हैं दला और रामकली, ये लोग पुअर क्यों हैं बताओ, गरीब क्यों हैं ये? कैपिटल नहीं है, लैंड खुद का नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स हैं, ठीक है। अगर है भी तो वो बहुत कम है, दूसरों के लैंड पे जाके काम कर रहे हो। फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो 365 दिन आपको काम नहीं देती है, फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। गोसाईपुर एंड मजोली, दे आर टू विलेजेस इन नॉर्दर्न बिहार। और ये तो मजौली है। मजूली क्या होता है हमारे देश में? रिवरीन आइलैंड, लेकिन कैसा? लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड कहाँ पर है? असम में। क्या है ये? एक वेटलैंड भी है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए रुकने की जगह भी है, फ्लोरा फोना है यहाँ पर। क्यों है? भोलेनाथ की कृपा, ठीक है। तो आउट ऑफ हाँ ब्रह्मपुत्र की कृपा, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 850 हाउस इन 2 विलेजेस, देयर आर मोर देन 250 men who are employed in rural पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, काइंड ऑफ आपको ये पैराग्राफ ये बता रहा है, माइग्रेशन कॉमन है इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। मतलब शहर और गांव में लोग आना जाना ये करते रहते हैं। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग की खोज में। और कैसे, कब? जब क्या नहीं होता है, गांव में काम नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, दिल्ली में मयूर आप देख लो, जैसे कोई भी छोले भटूरे की दुकान पे काम कर रहा हो, मिठाइयों की दुकानों पे काम कर रहा हो, दुकान में नॉर्मल लेबर काम कर रही हो, वो किसी ना किसी मतलब गांव से आए हैं, उनका लिंक मतलब रूरल इंडिया से है कहीं ना कहीं से। हार्वेस्टिंग का जैसे टाइम होता है ना, छुट्टी लेके चले जाते हैं कि हमारे फसल कटनी है। मैंने अभी आपको बताया ना, हार्वेस्टिंग के टाइम पर लेबर महंगी होती है, तो वो वापस चले जाते हैं गाँव अपने। बाकी टाइम शहरों में कुछ ना कुछ करते रहना, कोई रेडी लगाना, ई रिक्शा चलाना, किसी दुकान पर काम करना, ठीक है। शहरों में भी एक दिक्कत होती है, शहरों में एक ये दिक्कत होती है, जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री, वो भी एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट का काम है ना। गर्मियों में ही जो ये क्वालिटी वॉल्स मदर डेयरी होती हैं, ये गर्मियों में ही आइसक्रीम बनवा कर इतनी रखवा लेती है, सर्दियों तक का स्टॉक जो है वो रहता है। उसके बाद 6 महीने कोई काम नहीं, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? गांव आ जाते हैं। अब मुझे बात बताओ, ये जो रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन हो रही है, ये किसकी हो रही है? मेल की या फीमेल की? हाँ, मेजरली मैन, लेकिन कभी कभार पूरी फैमिली भी आ जाती है, कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने, पता होगा ये वाली बात आपको, है ना। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, अगर मर्द भी अकेला आ रहा है, अगर हम लोग बात करें मेल माइग्रेशन की, ई रिक्शा चलाने या कुछ भी करने, शहरों में कुछ भी काम करने, अगर मेल भी आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या फिनोमेना क्रिएट होता है गांव में? गांव में एक फिनोमेना क्रिएट होता है, याद रखना, जब मेल माइग्रेट करता है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है? गांव में अब खेती बाड़ी को संभालने के लिए कौन बाकी रह गया पीछे घर में? ओनली वेमेन। और मैंने इसके लिए आपको एक मूवी का सीन दिखाया था ना, वो क्या नाम है उसका, हीरोज मूवी का,
वो सलमान खान आर्मी में होता है, वो बॉर्डर पे होता है, तो प्रीति जिंटा उसकी वाइफ होती है। खेतों में वो सोइंग और टेलिंग वो सब कुछ वही कर रही होती है। याद है? ये सीन मैंने आपको दिखाया था। राइटिंग पढ़ाता हूँ, तो एक मिनट रुकना। अब सलमान खान बॉर्डर पे है, या फिर इस सीन तक तो मतलब वो जिंदा ही रहता है, मर मर गया होता है, वो आर्मी में होता है। अभी उसका बेटा है, ठीक है, ये वाइफ है। अब ये ट्रैक्टर का खेतों का पूरा काम ये खुद ही कर रही है। देख रहे हो? ये क्या है, ये फिनोमेना क्या है? ये फिनोमेना, अगर मर्द नहीं है अवेलेबल यहाँ पर, तो चलो जिंदा नहीं है, लेकिन वो शहर गया मान लो काम करने, ये फिनोमेना, लेकिन क्या होगा? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खुद सीख लिया नेस ने, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब ये शादी करके आई होगी तो ससुराल वाले ये बोल के लाए होंगे हम आपकी बहू से ट्रैक्टर चलवाएंगे, खेतों की जुताई करवाएंगे। लेकिन मजबूरी के चक्कर में अब खेत को तो वो मैंने आपको क्या बताया, जर जमीन जोरू से हिंदुस्तान के आदमी को बहुत लगाव होता है ना? खेतों को ऐसे ही पड़ा रहने दे, बंजर हो जाते। एटलीस्ट कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? खाना तो खा लेंगे, रोटी तो खा लेंगे 2 टाइम की पूरे साल, है ना? इसलिए खेतों पे ध्यान दे रही है। दिस इज कॉल्ड एज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, तो अगर कोई माइग्रेट अगर कर रहा है लेबर, तो वो किस किस तरीके के काम करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, शहरों में दुकानों पे काम करा जा सकता है, रेडियो लगाई जा सकती है, सेलर्स बना जा सकता है, और ई रिक्शा चलाया जा सकता है। और ज़्यादातर कौन सा सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि रखा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है, डिग्री है, तो आ जाओ, कोई कोई टेंशन नहीं है। अब ये खेती बाड़ी कोई पर्सन करता है, 10वीं पास है, तो उसको श्रेय एमएनसी में जॉब मिल जाएगी क्या? ये चीज़ है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।